चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज है ईएमआई का लेक्चर नंबर 5 और लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था करंट ग्रोथ कैसे होता है। मतलब कि आपने ये पाया था जब भी एलआरडीसी सर्किट होता है, एलआरडीसी का मतलब क्या होता है, एक इंडक्टर लगा हुआ है यानी कि एक कॉइल लगी हुई है, ठीक, और एक रेजिस्टेंस लगा हुआ, दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। और अगर कभी भी हम एक डीसी सप्लाई लगा देंगे तो किस तरीके से करंट सर्किट के अंदर ग्रो करता है। अच्छा, यहाँ पर कुछ अलग पढ़ने को मिलता है हम लोगों को। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक जो पढ़ा है उसके हिसाब से करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो सीखा था उसमें करंट में तुरंत इंस्टेंटेनियस आपका करंट आपका मैक्सिमम की तरफ पहुंच जाता है। लेकिन जब इस सर्किट में देखा गया कि करंट जो है कुछ समय लेता है अपने मैक्सिमम करंट तक पहुंचने, मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने में, इसी कहते हैं करंट ग्रोथ। ठीक, तो इसमें उन्होंने टाइम कांस्टेंट पढ़ा था, हाफ टाइम पढ़ा, सब कुछ पढ़ाया था आपको, और एक छोटा सा आपके पास डेरिवेशन भी है और आपको एक फॉर्मूले भी लिखवाए थे मैंने। ठीक है, आज हम लोग करंट डीके पढ़ेंगे। अब बात ये हो रही है, पिछली बार सप्लाई लगाई थी, इस बार सप्लाई को हटाएंगे। और जब हम सप्लाई को हटाएंगे तो क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ था कि भैया देखो जो भी चेंज होता है उसका अपोज करता है क्या, आपका कॉइल। कॉइल के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है तो उसका भी अपोज करेगा, और अगर डिक्रीज होगी उसका भी अपोज करेगा। यानी कि किसने सिखाया था हमें? लेंस साहब ने समझाया था कि अपोजिशन, वो नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है, अपोजिशन। उन्होंने ये बताया था करंट इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और उस सेल्फ इंडक्शन के कारण हमारा क्या होगा, अपोजिशन ऑफर करेगा जो चेंज इन करंट है। तो इसीलिए जो टाइम लगता है करंट को मैक्सिमम तक पहुंचने में, उसका रीजन क्या है, जो कॉइल अपोजिशन ऑफर करती है। अब वापस से उल्टा सोचते हैं, अब करंट मैक्सिमम से जीरो की तरफ जाना चाहता है, यानी कि करंट डिक्रीज होगा, करंट डिक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज होगी, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिक्रीज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर फिर से चेंज आ रहा है, यानी कि फिर से एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा जिसकी पोलैरिटी अपोजिट हो जाएगी। तो एक बार फिर से अपोजिशन आएगा, लेकिन वो रेट ऑफ डिक्रीज के लिए है। तो यानी कि करंट तुरंत जीरो नहीं होगा जैसे ही हम बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे। ये सीखने को मिलेगा कि आपकी बैटरी को हटाने से भी करंट जीरो नहीं हो रहा है, और बैटरी को लगाने से भी करंट मैक्सिमम तुरंत नहीं हो रहा है। लगाने पर कुछ टाइम लगता है मैक्सिमम करंट तक पहुंचने में, और हटाने में कुछ टाइम लगता है करंट को जीरो होने में। तो इसी प्रोसेस कहते हैं करंट डीके। क्या कहते हैं? करंट डीके। चलिए अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए नीचे क्या किया हमने, बैटरी को हटाने के लिए एक स्लाइडिंग स्विच लगा रखी है। तो जैसे स्लाइड करेंगे, ए से कनेक्ट करेंगे तो आपकी बैटरी ओपन सर्किट हो गई कि नहीं हो गई? जब ओपन हो गई यानी कि हम सर्किट को रीड्रॉ करके ऐसे कर सकते हैं। ठीक, तो करंट जिस टाइम पे हटाएंगे उस टाइम पे कितना था, I0, यानी कि मैक्सिमम करंट सर्किट में था। अब डिक्रीज होना स्टार्ट होगा तो क्या लिखा हुआ, कंसीडर द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर ए। क्या है? द स्लाइडिंग स्विच एस कैन बी स्लाइड अप एंड डाउन, ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, लेट द स्विच एस कनेक्ट द पॉइंट बी, द सर्किट इज कंप्लीट एंड स्टेडी करंट, यानी कि मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा है हमारे सर्किट के अंदर, इज मेंटेन थ्रू द सर्किट सडनली एट t is equal to 0। मान लीजिए जिस समय से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुआ उस समय कितना था, 0 सेकंड। स्विच इज मूव्ड टू कनेक्ट पॉइंट ए, यानी कि हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। दिस कंप्लीट द सर्किट थ्रू द वायर ए, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, दिस वायर। ठीक है, इस वायर से इसको कंप्लीट कर दिया। द कंप्लीट दिस कंप्लीट द सर्किट। आगे देखिए क्या हो रहा है, डिस्कनेक्ट द बैटरी। ये इसने क्या कर दिया, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, जैसा कि फिगर बी में दिख रहा है। The special arrangement of the switch ensures that circuit through the wire A is completed before the battery is disconnected। बैटरी को डिस्कनेक्ट करने से पहले हमने नया कनेक्शन बना लिया है। इसी को क्या कहते हैं, आगे चल के पढ़ेंगे। डिस्कनेक्टेड सच a switch is called make before break। उस दिन समझाया भी था, उस दिन रिकॉर्डिंग में नहीं था, आज बता दे रहे हैं फिर से। मेक बिफोर मतलब कि आप कनेक्शन तोड़ने से पहले बना लोगे नया कनेक्शन। ठीक है, द इक्विवेलेंट सर्किट इज रीड्रॉन इन फिगर सी, और जो नई सर्किट है वो आपकी फिगर सी में दिख रही है। फटाफट यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना हो गया है, चलें आगे बढ़ जाएं। यस सर। चलिए यहाँ तक डन हो गया है, आगे बढ़ते हैं। तो आपको वापस से करंट डीके का क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक्सप्रेशंस लिखने पड़ेंगे। देखिए कैसे लिखा जाएगा इसका एक्सप्रेशन, साथ साथ में लिखिएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई है, अगर अभी भी कोई पोटेंशियल यानी कोई करंट इसके अंदर है तो इसका मतलब क्लियर है कि दोनों है, दोनों का इक्वेशन इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, दोनों का एक क्लियर है कि एक आपका सप्लायर होगा और एक आपका कंज्यूमर होगा। रेजिस्टेंस कभी सप्लाई कर नहीं सकता है, और एक चीज क्लियर है, सप्लायर कौन होगा, हमेशा जो इंड्यूस ईएमएफ है। रीजन सिंपल सा है कि जिसके पास पोटेंशियल होगा उसके पास करंट इंड्यूस
हो जाएगा, बिकॉज बैटरी में भी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो इट इज क्लियर दैट ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन कॉइल कैसे करने लगेगा काम, एक बैटरी की तरह काम करने लगेगा। तो इक्वेशन कैसा दिखेगा हमें, इक्वेशन कुछ इस प्रकार का दिखेगा, L di by dt, what is this is induced EMF is equal to voltage drop, यानी कि I किसी भी इंस्टेंट पर ये होगा, ठीक है। अगर रीअरेंज करेंगे we will get di upon I is equal to R upon L dt, चाहे तो माइनस साइन आप कंटेन कर लीजिए एक साइड, ठीक है। अगर आप इंटीग्रेट करते हो बोथ साइड, यहां लिख लो एट एनी इंस्टेंट t is equal to t, ठीक है। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जब बोथ साइड में इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, I will be equal to, लिखिए I naught is your peak current, e to the power minus R t upon L, या फिर इसको लिख सकते हैं I naught e to the power, अब हम टाइम कांस्टेंट लेके आएंगे यहाँ पर, ठीक है। क्या आ जाएगा, माइनस टी अपॉन, ये आपका फॉर्मूला है, किसी भी इंस्टेंट पर सर्किट के अंदर करंट कितना है वो आप इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। लैम्डा क्या है आपका, लैम्डा होता है L अपॉन R, सो टाइम कांस्टेंट भी कहते हैं, ये तो पहले भी सिखा चुके हैं। ये क्या है आपका टाइम कांस्टेंट, ठीक है, नोट डाउन हो गया। तो जैसे ही हम यहां पर लिखना जस्ट आफ्टर ओपनिंग ऑफ की, यानी कि जैसे हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट किया, क्या हो जाएगा, उस समय करंट कितना होगा, मैक्सिमम I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I नॉट, और इसकी वैल्यू किसकी वैल्यू होगी, E अपॉन R की। पीक करंट का फॉर्मूला लिखवाया था ना मैंने, उसकी वैल्यू E अपॉन R। आफ्टर सम टाइम क्या होगा, आफ्टर सम टाइम व्हेन t किधर की तरफ जा रहा है, इंफिनिटी की तरफ, I कितना हो जाएगा सर्किट में, 0, है ना, क्योंकि हीट के फॉर्म में, ठीक है, डिसिपेट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको इक्वल टू लिखना चाहते हैं तो हम क्या लिख देंगे, दोनों बात सही है, आप एरो कह दोगे कि 0 की तरफ बढ़ा, तुरंत 0 तो नहीं होने वाला ना, तो एरो से आप हमेशा बचे रहोगे, ठीक है, समझ में आ गया। अब लिखना यहाँ पर करंट डीके के केस में टाइम कांस्टेंट, लिखिए इसके अंदर, इट इज टाइम इन विच current decreases up to 37%. Current decreases up to 37% of I naught, ठीक है, ठीक, या फिर 0.37 टाइम्स ऑफ I naught, ठीक है, 0.37 इंटू I naught कर दोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी करंट की, ठीक है। और लैम्डा क्या होता है, L अपॉन, ठीक है भाई, नोट कर लीजिए, यूनिट तो आपको पता ही है, टाइम कांस्टेंट से क्या होगा, सेकंड, ठीक। आगे बढ़ जाएं, यस सर, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट होता है हाफ टाइम, लिखिए इसके अंदर हाफ टाइम, लिखिए इट इज अ टाइम इन विच करंट डिक्रीज अप टू 50%। करंट कितना डिक्रीज हो जाता है, 50%, 50%, ठीक है, शॉर्ट में लिखवाएंगे, यानी कि जो आई हो गया था 0.5 टाइम्स ऑफ आई नॉट, ठीक है। इट इज अ टाइम इन विच, लिख लो भाई, लिख लो, ऐसे मत देखो मुझे, इन विच करंट decreases up to 50% of I naught, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट
तो टी की वैल्यू क्या होगी इस केस में? टी की वैल्यू होगी 0.693 लैम्डा। यूनिट क्या होगी? सेकंड। ठीक है भाई, ये मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। यस अब बात करेंगे रेट ऑफ डिके। ठीक है, किसी भी इंस्टेंट पर किस रेट से करंट डिक्रीज हो रहा है उसे कहते हैं रेट ऑफ डिके। आगे बढ़ जाएं। चलिए लिखिए किसी भी इंस्टेंट के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं? di/dt की बात कर रहे हैं। नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? डिक्रीजिंग द वैल्यू। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? E/L e टू द पावर माइनस t/λ। ठीक है, अब इसमें दो केसेस बनते हैं बेटा। ठीक है, एट t इज इक्वल टू 0 और एक t टेंड्स टू इंफिनिटी, क्योंकि इक्वल टू नहीं लिख सकते आप। ठीक है, जब t की वैल्यू 0 है तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी? I0 होगी कि नहीं होगी इस केस में? ठीक है, और इस केस में अभी अगर हम बात करें तो अगर हम di के फॉर्म की बात करें, ठीक है, ये जिसके लिए गलत नहीं है, लेकिन जरूरत हमें वो नहीं है कि हम रेट की बात करना चाहते हैं। ठीक है, ये क्या होगा? मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम जितनी जल्दी डिक्रीज करे उतना अच्छा है ना, E/L। ठीक, इन्फिनिटी में क्या हो जाएगा? क्योंकि हमने यहाँ पर चेंज क्यों किया? क्योंकि हम किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं? ठीक है, डिक्रीज के लिए, इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया। यहाँ I होता तो I0 सही था, तो di/dt क्या हो जाएगा? 0 होगा कि नहीं होगा? जब टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा तो करंट डिक्रीज इन करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 0, क्योंकि I तो 0 हो जाएगा, तो चेंज इन कहाँ से होगा? वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं करंट ग्रोथ और आपका करंट डिके का ग्राफ। तो करंट ग्रोथ का ग्राफ बना रहे हैं पहले, तो इसमें आपको हाफ टाइम की जरूरत पड़ेगी जब t के बराबर क्या होती है? लैम्डा। ठीक, अब यहाँ पर करंट कितना है? 0.63। जब टाइम कांस्टेंट के बराबर होता है t, तो क्या से क्या आता है? 63% ऑफ द टोटल करंट वहां तक अचीव हो जाता है, मैक्सिमम करंट के 63%। तो 0.60 टाइम ऑफ I0 कब है? जब t इक्वल टू क्या है? लैम्डा। और t जब इंफिनिटी का अप्रोच करेगा तो कहां चला जाएगा वो? I0 के पास। ठीक है, ये है ग्राफ, सिंपल ग्राफ है ये, वापस से इसको देख लो। ये IT कर्व बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये कब है? जब टाइम कांस्टेंट वाला केस। ये कितना है? 63% ऑफ I0। जब t की वैल्यू कितनी है? लैम्डा, टाइम कांस्टेंट के बराबर, इंक्रीजिंग के केस में। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा अपोजिशन, तो करंट सबसे कम E/L, और जैसे जैसे आगे जाएगा तो कहां पहुंच जाएगा? ये कब होगा? जब ये I0 यानी कि स्टडी वैल्यू तक पहुंच गया है, उस टाइम पर क्लोज टू 0 इंफिनिटी की तरफ। तो ये एक्सपोनेंशियली डिके करेगा, चेंज, रेट ऑफ चेंज घटता जाएगा टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, I इंक्रीज कर रहा है। रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है? I की वैल्यू किस प्रकार से चेंज हो रही है, इससे टाइम बढ़ रहा है। जब टाइम आपका देखो इंफिनिटी तरफ जा रहा है तो ये क्या एक कांस्टेंट वैल्यू को एक्वायर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लोज टू 0 है बट टच नहीं करेगा कभी भी। ठीक है, तो क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट हमेशा बना नहीं रहेगा, हल्की फुल्की वेरिएशंस आती रहेगी, जो रेट ऑफ चेंज बना रहेगा, लेकिन बहुत छोटा 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो वो कभी भी 0 नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर इस प्रकार से। तो सिंपल सी बात है, यहाँ देखो रेट ऑफ चेंज हाई होगा, रेट ऑफ चेंज यहाँ पर देखो घटता जाएगा, क्योंकि अब ये मैक्सिमम की तरफ पहुंच जाएगा। देखो t इक्वल लैम्डा पे ऑलरेडी 63% अचीव कर चुका है। ठीक है, इसका मतलब अब जो चेंज आएगा वो बहुत छोटा आएगा। ठीक, स्टार्टिंग में चेंज बहुत तेजी से आ रहा है, इसलिए देखो बहुत तेजी से डिके कर रहा है। समझ में आ रहा है? ये रेट ऑफ चेंज का ग्राफ बना हुआ। कई बार गलती होती है सर, ये डिक्रीजिंग क्यों बना रहे हो जब आप इंक्रीजिंग का केस बना रहे हो? तो भैया ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का ग्राफ बना हुआ है। जैसे जैसे वैल्यू चेंज हो रही है, जब चेंज कम होता जाएगा तो ये नीचे की तरफ आएगा कि नहीं आएगा ग्राफ? सबसे पहला चेंज कब आएगा? जैसे ही सर्किट को तुम कनेक्ट करोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो E/L से शुरू होगा और डिक्रीज करता जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब करंट डिके की बात कर लेते हैं। तो ये तो करंट ग्रोथ का था। करंट डिके के केस में क्या होगा? अब दोनों ग्राफ एक ही तरीके के होंगे। ठीक है, एक्सपोनेंशियल डिके वाले ग्राफ बनेंगे। रीजन क्या है? यहाँ पे भी डिक्रीज हो रहा है। ये इसलिए हमेशा ऐसा बनेगा क्योंकि रेट ऑफ चेंज की बात करता है। ये सिर्फ कहता है आई की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, चाहे वो बढ़े चाहे वो घटे, चेंज तो चेंज होता है।
ठीक है ना। तो ये सिर्फ चेंज को पकड़ के चल रहा है टाइम के साथ, इसीलिए ये हमेशा डिक्रीजिंग बनेगा। इसमें तो कोई चेंज नहीं है, सेम रीजन है कि स्टार्टिंग में क्या होगा, बहुत तेजी से डिक्रीज होना स्टार्ट होगी और फिर बाद में धीमे धीमे डिक्रीज होते होते क्या हो जाएगा, जीरो के पास। तो रेट ऑफ चेंज खत्म, तो वैसे ये ग्राफ जीरो के पास आ जाएगा। तो इसलिए ये सेम ग्राफ बनेगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। अब इधर बात कर लेते हैं, पहले क्या है आपका मैक्सिमम करंट है, पिछली बार जीरो करंट था, इस बार जब बैटरी को हटाएंगे सर्किट में ऑलरेडी आई नॉट करंट है, तो आई नॉट से जीरो की तरफ जाना है, तो ये क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा कि नहीं होगा। और टी बराबर लैम्डा पे कहां तक पहुंच गए थे, 0.37 टाइम्स ऑफ, मतलब इतना घट गए कि 0.37 37% ही बचा। ठीक है, अब डिक्रीज करते करते कहां से जाएंगे, जीरो तक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये सिंपल ग्राफ होते हैं, दोनों एक्सपोनेंशियल ग्राफ हैं। समझ में आ गया, एक बार करंट ग्रोथ का ग्राफ था, एक बार करंट डीके का ग्राफ। ठीक है, अगली जो हेडिंग है वो है एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर या फिर आपका कॉइल। इंडक्टर किसको कहते हैं भैया, वही जो कॉइल होती है। देखा जाए तो एक ही चीज को अलग अलग नाम से आपको लपेट के दिया गया है और कोई बात नहीं है। ठीक है, तो अगर ध्यान से पढ़ोगे तो समझते चलोगे कि यार किसी भी एक वायर को अगर हम एक इंसुलेटेड वायर को एक रॉड पे लपेट दें तो वही बन जाएगा सोलेनोइड, वही बन जाएगा इंडक्टर, वही बन जाएगा कॉइल, सब एक ही चीज तो है। समझ में आया। और इसके अंदर जो अपोजिशन ऑफर होती है उसे कहते हैं इंडक्टर, इंडक्टेंस माफ करना। ठीक है, इंडक्टेंस जो कि कैपिटल एल से डिनोट किया जाता है। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है तो माइनस एल डी आई बाई डी टी कर दो, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कॉइल, इंडक्टर, सोलेनोइड, कुछ भी कह लो। ठीक, इसी की चीज को अलग अलग नाम से बस आपको डरा रहे हैं और कुछ नहीं। एसी में बहुत काम आएगा, जल्दी करो बेटा, करें करो करो, बैठे रहो बेटा, ठंडी हवा में बैठे रहो आराम से, कोई बात नहीं, बैठ जाओ, नाराज ना हो यार। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर, चलो ये पढ़ लेते हैं। द बैटरी दैट स्टेबलाइजेस द करंट, ठीक है, इन अ इंडक्टर हैज टू डू वर्क अगेंस्ट द अपोजिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। उड़ गया, एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इज स्टोर्ड। अच्छा ये पूरा डिस्टर्ब हो गया मेरा, जब हम शुरू कर रहे तब भी गिर गई इसकी पेन, जब उठा जब शुरू किए बीच में पहुंचे फिर उठा दिया। आराम से रखो, कोई बात नहीं, गलती होगी, फिर गिरा किसी का। चलो वही पढ़ते हैं। The battery that establishes the current in an inductor has to do work against, मैंने पहले बता दिया, ये वर्क की बात जो आ रही है सिंपल सी बात है, बहुत डरावना लगता है कुछ नहीं। जब बैटरी ने पहली बार सप्लाई करने की कोशिश करी तो इंडक्टर ने क्या बोला, नहीं भैया इधर से नहीं जा सकते, क्योंकि अपोजिशन ऑफर करने लगा। रीजन क्या था, वही जो पहले से पढ़ के आए, चेंज इन फ्लक्स। तो जो अपोजिशन के अगेंस्ट जाकर के उसके बाद भी बैटरी नहीं मानती है ना, तभी तो करंट फ्लो हो पाता है सर्किट में, तो फ्लो ही नहीं करता। यानी कि वो वर्क कर रहा है, कंटिन्यूअसली वर्क कर रहा है, किसके अगेंस्ट, इंडक्टर के अगेंस्ट, जिसके कारण करंट क्या हो रहा है, यहाँ पर फ्लो होने लगता है। कैसे, ईएमएफ इंड्यूस होता है, फिर उसके बाद आपका करंट फ्लो होने लगता है। सबसे पहला काम क्या करता है बैटरी, जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसको न्यूट्रलाइज करता है। जब न्यूट्रलाइज हो जाता है, जैसे ही वो जीरो हो जाता है, तो इंडक्टर वायर की तरह वर्क करने लगता है और करंट इसके अंदर से फ्लो होने लगता है, बैटरी का काम खत्म। अब यहाँ पर आते हैं थोड़ा 11th क्लास में। एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, एक होती है काइनेटिक एनर्जी। वर्क पोटेंशियल थ्योरम के ऊपर जाते हैं कि जब भी कोई किसी के ऊपर कार्य करेगा तो वो वर्क जो कर रहा है, यानी कि एनर्जी जो उसकी खर्च हो रही है, वो किसी फॉर्म में स्टोर हो रही है जिसके ऊपर वो कार्य करता है। सिंपल सा है ना कि आप जिस पे वर्क करोगे उस बॉडी के अंदर वही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो वर्क कर रहा है कौन, बैटरी, वो इसके अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा होगा इंडक्टर के अंदर। तो इसीलिए हेडिंग का नाम पढ़ो, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। किसके ऊपर वर्क हुआ, इंडक्टर, तो स्टोर कौन करेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और यही एनर्जी बाद में हम कंज्यूम करते हैं, जब अभी करंट डीके वाला ग्राफ बना रहे थे उसका करंट यही एनर्जी थी। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इज स्टोर्ड इन द इंडक्टर, लेट आई बी द इंस्टेंटेनियस करंट इन एलआर सर्किट, अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ वी गेट। आप फटाफट इसका इक्वेशन, क्योंकि मैंने कई बार लिखवा दिया है, इस बार मैंने लिखने वाला हूं। मैंने क्या सिखाया था, सप्लायर इज इक्वल टू कंज्यूमर। ठीक है, करके जल्दी से बताओ। तो आपको अच्छे से पता है E माइनस एल डी आई बाई डी टी लिखवाया था, बिकॉज रीजन क्या था कि E माइनस मतलब सप्लायर का अपोज कौन कर रहा था, एल डी आई बाई डी टी। तो इस समय जब इसको हम इस तरफ लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी। तभी तो इसको इधर लेके आओगे, पोजीशन से होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्वेशन। ठीक है,
तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगा? इंस्टेंटेनियस, अब सब हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कहां से? इलेक्ट्रिसिटी से। पावर का फॉर्मूला तो पता ही होगा ना, V इंटू आई। तो उस समय अगर बैटरी का देके चले तो E इंटू आई हो जाएगा। स्मॉल आई क्या होता है बेटा? लो भैया, तुम्हारी कहने पे हमने सब बदल दिया। लो भाई, स्मॉल आई, खुश रहो। यहाँ लिख दिया था तो मैंने कहा ऊपर ठीक करें या नीचे ठीक करें, बात तो एक ही है। करंट वही वाला लेंगे ना, इंस्टेंटेनियस वाला लेंगे, तो उसके हिसाब से यहाँ क्या आ जाएगा बड़े भाई, जल्दी से बताओ। मल्टीप्लाई कर डालो तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? आई मल्टीप्लाई होगा बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में आई देखो, ई तो पहले से था, आई का मल्टीप्लिकेशन बोथ साइड होगा, तो इसका मतलब ये क्या दिखेगा? ये दिखेगा आई स्क्वायर आर प्लस एल आई डी आई बाई डी टी, यही तो होगा ना। ठीक है, ये क्या हो गया? इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस पावर इन एलआर सर्किट। ठीक है भैया, दो इक्वेशंस तो क्लियर हो गए। ये तो रट जाओ, ये तो सिंपल इक्वेशन है, बहुत बार लिखवा चुका हूँ। आई स्क्वायर आर क्या है? ये वो पावर है जो कि हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगी, क्योंकि आपको अच्छे से पता है रेजिस्टेंस क्या करता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट जो पढ़ा था उसके अंदर रेजिस्टिव सर्किट ही तो पढ़ते थे हम लोग। कहते थे करंट फ्लो करता है तो फिर रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, तार गर्म हो जाता है और जो आपकी एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है, जिससे कि आपका एनर्जी कंजर्वेशन लॉ सेटिस्फाई कर जाता है और हमेशा एनर्जी कंजर्व होती है। यही तो सिखाया गया था ना तुम लोग को। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ये पहला वाला जो है वो तो सीधी सीधी बात है, वो हीट के फॉर्म में डिसिपेट होने वाला है ना। तो यहाँ लिख डालिए आई स्क्वायर आर क्या रिप्रेजेंट करता है? पावर डिसिपेटेड, ठीक है, अक्रॉस रजिस्टर। ठीक है, अक्रॉस रजिस्टर। अब वो आपको पता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, है ना। ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ठीक ठीक है बेटा। तो इसका मतलब है कि अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करें? इंडक्टर की, तो क्या होगा बताइए? देन द सेकेंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म हो गया, तो एल आई डी आई बाई डी टी क्या रिप्रेजेंट करता है बताइए? बताओ। जो एनर्जी सप्लाई हो रही है टू द इंडक्टर, ये एनर्जी तो रेजिस्टर खा रहा है, और ये एनर्जी कौन खाएगा फिर? इंडक्टर, है ना। अगर हम टाइम का मल्टीप्लिकेशन, अभी तो पावर है, चलो छोड़ो, पावर की बात कर लेते हैं। ये पावर डिसिपेट कौन कर रहा है? रेजिस्टर। तो ये पावर किसके पास जा रही है? इंडक्टर के पास जा रही है ना। यही तो होता है ना। पावर इज इक्वल टू, फॉर्मूला इसको याद नहीं, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, जिसको नहीं पता। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो पावर को मैं लिख सकता हूं कैसे? एनर्जी अपॉन टाइम। और अगर मैं एनर्जी के फॉर्म में इक्वेशन बनाना चाहता हूं, एनर्जी का यू से रिप्रेजेंट करता हूं मैं, तो du अपॉन dt क्या बन जाएगा? पावर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? चेंज एनर्जी अपॉन चेंज इन टाइम, तो एनर्जी अपॉन टाइम का रेशियो ही तो पावर कहलाता है भाई साहब। तो क्या मैं वो यूज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ ना। तो देखो यहाँ पर फटाफट क्या कह सकते हैं कि इसका मतलब एल आई डी आई बाई डी टी क्या है भाई? पावर अक्रॉस इंडक्टर। और पावर को कैसे लिख सकते हैं हम लोग बताइए? एनर्जी डेंसिटी आ गया। रुको जरा एक स्लाइड ऐड कर लें फिर लिखवाते हैं। चलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिसको नहीं आता है उसके लिए लिख देता हूँ सिंपल फॉर्मूला, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया था। एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E अपॉन टाइम। E को भैया U से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों का काम एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, इस केस में U से आपको पोटेंशियल समझ में आ रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी वाली बात, है ना। अब बात कर लेते हैं इंस्टेंटेनियस के लिए। इंस्टेंटेनियस के लिए बहुत शॉर्ट, तो इसका मतलब du अपॉन dt या फिर d अपॉन dt। अच्छा, हम ये E क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर E का सिंबल यूज किया है EMF के लिए, और इसीलिए हम U का सिंबल ज्यादा रिकमेंड करेंगे, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है भैया, समझ में आ गया? तो इसको धीमे से मिटा लेना और यहाँ पर U कर देना। U माने एनर्जी ही होता है। ठीक है, जिसको नहीं पता उसके लिए मैं लिख देता हूँ, दिस इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है भैया, तो इसका मतलब है इंस्टेंटेनियस पावर को हम रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कह सकते हैं। तो लिख लीजिए द लास्ट टर्म रिप्रेजेंट्स, या
LI/dI/dt represents, लिखो लिखो लिखो, सोचो नहीं, represents the average energy, represents the rate average energy, rate लिख दिया ना तो बच गए, rate average energy। बताओ पहले वाले सेंटेंस और इसमें क्या मैंने चेंज किया, रेट चेंज किया, और पहला वाला सेंटेंस गलत हो जाता है क्योंकि ये पावर था, ठीक है। रेट लिखने से वो टाइम डिवीजन में आ गया, और जैसे टाइम डिवीजन में आ गया वैसे ही वो क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि जितनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग जितने विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल, इसका मतलब ये पावर की बात हो रही है, ठीक है, ठीक है। एनर्जी यू इज, लिखो आगे, इज being supplied to the inductor, is being supplied to the इंडक्टर को सप्लाई होने वाली एनर्जी की बात हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि मैं कहना चाहता हूं कि du/dt इज इक्वल टू LI/dI/, ठीक है। यानी कि अगर मैं सिर्फ एनर्जी का इक्वेशन बनाना चाहता हूं तो यहां से हो जाएगा du इज इक्वल टू LI/dI, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, एनर्जी का इक्वेशन बना कि नहीं बना, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस इक्वेशन फॉर एनर्जी। तो टोटल एनर्जी निकालना है तो कैसे करेंगे, फॉर, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा बच्चा, ये इसके पहले वही इक्वेशन बनाया था, 1 बनाया है, ये हो गया तुम्हारा, फॉर टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, क्या हो जाएगा, du को क्या करेंगे हम लोग, 0 से टोटल एनर्जी हमने कैपिटल U मान लिया, तो 0 से U तक इंटीग्रेट करेंगे, इधर क्या है, L क्या है सर, कांस्टेंट है, और I/dI को इंटीग्रेट करेंगे कहां से, 0 से, जो भी मैक्सिमम करंट आपका मैंने यहाँ पर I मान लिया, ठीक है, समझ में आ गया। तो सिंपल इंटीग्रेशन होता है बच्चे, जिसको नहीं आता है, सिंपल फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ x dx होता है x²/2 प्लस c। जिसको अभी भी नहीं समझ में आ रहा उसके लिए बता देते हैं, एक और फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n, इसी का यूज करके किया मैंने, इसी के फॉर्मूले के हिसाब से x की पावर n + 1, ये फॉर्मूला रट जाओ भाई, ठीक है। n की वैल्यू क्या थी 1, 1 + 1 2 किया, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा Li²/2, और यहाँ जाएगा 0 से I, एक बार I पुट करोगे तो जाएगा यहाँ पर I को पुट करोगे तो I को मतलब I हो जाएगा I²/2 माइनस, एक बार 0 पुट करो, आपको पता है इसका कोई मतलब नहीं है, फाइनल फॉर्मूला कैसा दिखेगा, Li²/, यही हो गया एनर्जी स्टोर्ड बाय, यही होता है एनर्जी स्टोर्ड बाय, ठीक है, समझ में आ गया। अब अगला टॉपिक जो है एनर्जी डेंसिटी ऑफ इंडक्टर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इंडक्टर। बेटा नोट करते रहोगे तो ऐसे तो सिलेबस हो चुका, हाँ थोड़ा सा, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहे हैं, चलो कोई नहीं, नोट कर लो जब तक टाइम है, कर लो ठीक है। आपको अच्छे से पता है कि किसी भी कॉइल यानी इंडक्टर यानी कि सोलेनोइड, तीनों एक ही चीज है, ठीक है, जिसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, कैपिटल N मान लेते हैं, उसमें अगर हम निकालना चाहते हैं, अगर उस कॉइल की लेंथ कितनी है, कैपिटल स्मॉल n मान लो, स्मॉल n, ठीक है। तो कैपिटल N अपॉन स्मॉल n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसको स्मॉल n कहते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल n इनटू I, स्मॉल n जानबूझ के बोला ताकि पता रहे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की बात हो रही है, लेंथ ऑफ द कॉइल की बात हो रही है। तो हम उस तरीके से यहाँ पर इसको रिलेट कर सकते हैं, देखो कैसे करते हैं इसको। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, लिखिए यहाँ पर, एनर्जी डेंसिटी ऑफ सोलेनोइड के लिए L इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट n I² E, ठीक है। n² I होता है, माफ करना गलती हो गई, n² I होता है। n जानते हो क्या होता है, अभी पढ़ाया मैंने, क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो क्या जाएगा, म्यू नॉट n I, तो L को हम चाहें तो लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कैसे,
एक n यहाँ से निकाल लो तो ये हो जाएगा b, फिर उससे का एक n बचेगा, a बचेगा। तो इसको हम अगर चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या बना सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, अगर मैं लिख दूँ उसको b स्क्वायर, जब मैंने b स्क्वायर लिखा यानी कि म्यू स्क्वायर और i स्क्वायर भी हुआ, तो इसका मतलब उसको डिवीजन में ले जाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए नीचे आ जाएगा म्यू नॉट i स्क्वायर, एक्स्ट्रा है ना ये, ठीक है। ऊपर अगर ऊपर से मैंने हटाया हुआ है, ऊपर ऑलरेडी एक i था तो एक एक्स्ट्रा लिया है ना हमने, तो उसको हम रिमूव कर देंगे, ठीक। तो देखो मैंने क्या हटाया यहाँ पर, अगर देखोगे तो म्यू नॉट स्क्वायर n स्क्वायर i स्क्वायर, है ना, ये किया है हमने, ठीक, सुना ध्यान से। और एक n स्क्वायर पहले से था, एक n स्क्वायर पहले से था, तो मैंने किसको एक्स्ट्रा एडिशनल लेके आया यहाँ पर, म्यू नॉट और i स्क्वायर, है ना। तो उस केस में अगर हम करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा a, तो b स्क्वायर al अपॉन म्यू नॉट i स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर i स्क्वायर तब नहीं होना चाहिए क्योंकि डेंसिटी की बात हो रही है, l होता है ये, फिर अब ठीक है ये, ठीक है। i स्क्वायर तब नीचे आ जाएगा, यहाँ तो ठीक है। देखो हम समझा देते हैं वापस से, L इज इक्वल टू क्या था, म्यू नॉट n स्क्वायर, यहाँ L ज्योमेट्रिक होता है रिलेशन, हाँ L A, ठीक है। ये याद है आप लोगों को मैंने सिखाया था, अगर आपके जो करंट की वैल्यू चेंज ना हो तो सिर्फ डिपेंड करता है किसके ऊपर, इंडक्टर डिपेंड करता है सिर्फ मैग्नेटिक ज्योमेट्रिकल पैरामीटर ऑफ द कॉइल। ये ना मिले तो आपको दिखाते हैं कहाँ लिखवाया था मैंने, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा मिसअप हो गया है, गलती हो गई। ये देखो क्या लिखा है, इफ नो आयरन और सिमिलर मटेरियल इज नियर बाय देन द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड ओनली ऑन द ज्योमेट्रिकल फैक्टर। तो उसका जब फॉर्मूला निकालोगे तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, बताओ ये क्या है, कैपिटल N का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर इसको स्मॉल में बनाना चाहते हो तो यहाँ n स्क्वायर था, यही फॉर्मूला यूज किया है, देखो ध्यान से। ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर दो n है ना तो एक ही l है, या तो l स्क्वायर होता तो एक को l को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक को डिवाइड करना पड़ेगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एक l यहाँ गया और एक l यहाँ, तो l स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर क्या बन जाएगा, स्मॉल n का स्क्वायर, यही फॉर्मूला यूज किया, वहां मैंने i लिख दिया, ठीक है। ये रहा तुम्हारे पास फॉर्मूला, तो मैंने बस इसी फॉर्मूले का यूज किया है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी ठीक हो गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ l था जो कि क्या होता है, लेंथ ऑफ द कॉइल या फिर इंडक्टर। अब ये होता है b इक्वल टू होता है म्यू नॉट n i, देख लो जिसको नहीं आ रहा है, तो b स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट स्क्वायर, फिर स्मॉल n स्क्वायर और i स्क्वायर, ठीक है। अब इस इक्वेशन में तो था नहीं, इसमें क्या सिर्फ एक n स्क्वायर था, म्यू नॉट था, तो यानी कि मुझे म्यू नॉट का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, ठीक है। ये हो जाएगा म्यू नॉट स्क्वायर। फिर यहाँ l था लेकिन i नहीं था, तो मुझे i स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे कि तुम्हारा म्यू नॉट i स्क्वायर दिखा डिनोमिनेटर में तुम्हें कैसे आया, ठीक है। अब म्यू नॉट इनटू म्यू नॉट स्क्वायर हो गया, n स्क्वायर और i स्क्वायर, इन तीनों को मिला के मैंने क्या लिख दिया, v स्क्वायर, ठीक है। बचा क्या, l इनटू a, तो ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला, ठीक है। नोट कर लो इसको, ठीक। अभी बात हो रही थी एनर्जी डेंसिटी की, तो आपको पता है U की वैल्यू क्या होती है, 1/2 Li स्क्वायर। L की वैल्यू अभी तुमने निकाली, उसको पुट कर दो इसके अंदर, ठीक है। तो आपका देखिए एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, एरिया क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। अगर किसी को अभी भी नहीं आ रहा है, सिंपल होता है, एक होता है सिलेंडर, सिलेंडर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, अगर ध्यान से देखोगे सोलेनॉइड जैसा होता है, एक सिलिंड्रिकल शेप का होता है, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन ये हो गया और लेंथ ये हो गया, एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे तुमको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम, क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी निकालनी है तो U अपॉन AL करना पड़ेगा, आपको मिल जाएगा एनर्जी डेंसिटी। समझ में आ रहा है, तो सबसे पहले इसकी वैल्यू पुट करो, कितना आएगा जरा बताओ मुझे करके, 1/2 v स्क्वायर AL अपॉन म्यू नॉट, ये आएगा, ठीक है। अब एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू U अपॉन वॉल्यूम दैट इज AL। देखो ध्यान से, यहाँ ऑलरेडी न्यूमरेटर में एक AL है, यही रीजन है इसको करवाने का, हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, क्योंकि AL कट जाएगा। ये है तुम्हारी एनर्जी डेंसिटी, इसे कहते हैं
एनर्जी डेंसिटी। नोट हो गया। यस सर। आगे बढ़ जाएं। यस सर। तो क्या आ गया v²/2 म्यू नॉट। ठीक है, तो फ्री स्पेस में क्या होगा 2 म्यू नॉट। अगर फ्री स्पेस नहीं होगा तो म्यू नॉट किस क्या आ जाएगा म्यू आर। ठीक है, फ्री स्पेस हट जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा म्यू आर भी साथ में आ जाएगा, बस और कुछ चेंज नहीं होगा, बाकी सब ठीक है। ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। पहला है सीरीज में अगर इंडक्टर को ऐड करेंगे तो क्या होगा, और पैरेलल में करेंगे तो क्या होगा। तो सीरीज के केस में क्या होगा आप बताइए। अगर आपको इक्वेशन बनाने आता है तो हमने सप्लाई कितना किया, मान लेते हैं ई सप्लाई किया, तो मैंने सीरीज के लिए आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर एल एस डी आई बाई डी टी। आपको अच्छे से पता है करंट फ्लोइंग थ्रू L1 एंड L2 वो क्या सेम होगा या अलग अलग होगा। इन केस ऑफ सीरीज क्या हो जाएगा I1 इज इक्वल टू I2। मैंने कैसे सिखाया था, जाने का रास्ता एक, तो करंट जो फ्लो करेगा वो सेम फ्लो करेगा। ठीक है, अपोजिशन ऑफर जो होगा वो कंबाइंड अपोजिशन हो जाएगा। तो पहले तो ऐसे लिख देंगे L1 di1 बाई dt प्लस L2 di2 बाई dt। मैंने क्या सिखाया था, मैंने सिखाया था कि भैया टोटल जो आपका इक्विवेलेंट जो होगा वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है, ये हो गया LS वाला। ठीक, फिर कितने कंज्यूमर है, 2 हैं, 2 लिख दिए हमने, सिंपल है इक्वेशन। तो यहाँ से हो जाएगा LS। अब आपको पता है DI बाई DT, आपको अच्छे से पता होगा I विल बी इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2। अब इसको हमने मान लिया कितना I, तो यानी कि DI बाई DT विल बी इक्वल टू DI1 बाई DT इज इक्वल टू DI2 बाई DT। इसका मतलब कॉमन लेके इसको हम काट सकते हैं, तो बचेगा क्या, LS विल बी इक्वल टू L1 प्लस L2। L सीरीज का फॉर्मूला क्या बन गया, L1 प्लस L2। सिंपल। ठीक है, इस प्रकार से किया जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लो। इसमें समझ सबको आ रहा है, ऑनलाइन बच्चों समझ में आ रहा है। इकरा, अनाइता, महक, सरफराज, सोनाली, बताइए भाई समझ में आ रहा है सबको। अप्रूव कर देते हैं पैरेलल में कैसे होगा। पैरेलल में सिंपल तरीका है, क्या सिखाया था, जाने के रास्ते क्या है आपके अनेक, तो इसमें I1 इज नॉट इक्वल टू I2, बट वोल्टेज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इस बार इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम लोग, करंट डिवाइड हो रहा है ना, तो करंट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I1 प्लस I2। हमने इस बार KCL लगा दिया, इसमें क्या किया था, KVL लगा दिया था। ठीक है, इसमें KCL लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा DI बाई DT विल बी इक्वल टू DI1 बाई DT प्लस DI2 अपॉन DT। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छा E इज इक्वल टू क्या होता था, E इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता था, E इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा आपका, अगर टोटल E है तो हो जाएगा माइनस LP DI बाई DT। E1 के केस में क्या हो जाएगा, मैंने कहा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस L1, ये क्या हो जाएगा माइनस L1 DI1 अपॉन DT। कर सकते हैं ना हम लोग। ठीक, तो हम अगर चाहें तो DI1 बाई DT निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू DI1 बाई DT विल इक्वल टू माइनस E1 अपॉन L1। ठीक है, निकल जाएगा ना, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज ये क्या था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में मैंने इधर कर दिया। इसी प्रकार से मैं E2 इज इक्वल टू माइनस L2 DI2 अपॉन DT कर सकता हूँ, और इसको मैं लिख सकता हूँ DI2 अपॉन DT इज इक्वल टू माइनस E2 अपॉन L2। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अगर देखो ध्यान से तो ये हो जाएगा माइनस हर तरफ आने वाला है, इधर भी आएगा, फिर माइनस E2 अपॉन माइनस बोथ साइड कॉमन लेके प्लस कर लें। अरे भाई माइनस यहाँ कॉमन लोगे, यहाँ कॉमन लोगे, दोनों साइड कट जाएगा, तो बचेगा E अपॉन LP इज इक्वल टू E1 अपॉन L1 प्लस E2 अपॉन L2। हमें पता है कि पैरेलल में क्या होता है, E इज इक्वल टू E1 इज इक्वल टू E2, इसको कितना मान लिया E, तो आंसर क्या आ गया 1 अपॉन LP इज इक्वल टू 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन, ये हो गया तुम्हारा पैरेलल का फॉर्मूला। ठीक है, इस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो जो
पोटेंशियल होता है वो डायरेक्टली सारे इंडक्टर से कनेक्टेड है। तो बैटरी जितना, इसको देखो ध्यान से ना, ऐसे लगा लिया करो, कभी भी ना समझ में आए, यहाँ एक बैटरी लगा लो, बैटरी का पोटेंशियल कितना है E, देखो ध्यान से, देखो प्लस टर्मिनल इससे कनेक्टेड है, तो क्या इससे नहीं कनेक्टेड है? दोनों से डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, जितना ईएमएफ इसको देगा उतना ही ईएमएफ इसको भी देगा, तो सेम ही तो रहेगा ई दोनों में, कि अलग अलग हो जाएगा? सेम रहेगा। लेकिन सीरीज में ऐसा नहीं हो सकता है। देखो एक टर्मिनल बैटरी का यहाँ कनेक्टेड है और दूसरा यहाँ, तो यहाँ से प्लस जा रहा है, यहाँ से माइनस, इन दोनों को साथ में अलग अलग मिल रहा है, दोनों को साथ में देखोगे तभी एक मिलेगा। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस, अगर यहाँ माइनस होता तब तो कहते ना ई यहाँ जा रहा है, तो यहाँ पर कभी पोटेंशियल सेम नहीं हो सकता है। ठीक है, यही डिफरेंस होता है, पोटेंशियल सेम नहीं हो सकता। मैंने इसीलिए इसका सिंपल तरीका क्या सिखाया था, जाने का रास्ता एक होगा, यहाँ से करंट निकला और उसको गुजरना पड़ा ऐसे 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 होके और फिर इधर से होते हुए गया, तो कोई और रास्ता इसके पास नहीं था। तो सीरीज तो पोटेंशियल सेम नहीं हो सकता है। पैरेलल सिखाया था तो मैंने क्या, जाने के रास्ते अनेक, यहाँ से गया तो उसके पास यहाँ एक ऑप्शन है और एक यहाँ, तो जाने के रास्ते अनेक, तो पोटेंशियल सेम हो जाएगा और करंट अलग अलग। दोनों में से कोई एक ही बटेगा, दोनों साथ में नहीं बटेंगे, ये मैंने आपको सिखाया था। तो ये हो गया तुम्हारा पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चंस कर लें कुछ, ठीक है? चलिए क्वेश्चंस करते हैं। इसका अगला जो टॉपिक है उसमें है म्यूचुअल इंडक्शन। अब टॉपिक आपके छोटे हैं, वो जल्दी खत्म हो जाएंगे, ठीक है? चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, ठीक? सिर्फ इसका डायनेमिक ईएमआई है और पीरियोडिक ईएमआई है, बहुत जल्दी खत्म होगा। इसका जनरेटर और ट्रांसफार्मर है जिसको पढ़ाना है, ठीक है? एप्लीकेशन। तो मेन जो टॉपिक था वो आपका लमसम खत्म हो गया है, अब सिर्फ छोटे छोटे टॉपिक बचे हुए हैं। तो अगली क्लास हो सकता है कि आखिरी क्लास इसकी हो जाए, ठीक? चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेट हैज स्टोर्ड कितना एनर्जी भैया? 648 of magnetic energy when a current of 9 ampere exists in its coil. What average EMF is induced if the current is reduced to 0 in 0.45 second? तो आपको टाइम दिया हुआ है, डीके का टाइम दे दिया कि कितना टाइम लगेगा, ठीक है? तो आपको टाइम इंटरवल कितना है? 0.45। तो फॉर्मूला क्या होता है? E is equal to L, यहाँ पर हमने एवरेज कर दिया, एवरेज के लिए डेल्टा लग जाता है, ठीक है? और डेल्टा टी कितना दिया हुआ है? 0.45। ये कितना दिया हुआ है? 9 एम्पीयर। 9, ठीक है? पुट करो, सॉल्व करो, आंसर निकाल लो, ठीक है? पहले तुम्हें एल निकालना पड़ेगा, एल नहीं दिया हुआ है। एल कैसे निकलेगा? यू वाले फॉर्मूले से। यू इज इक्वल टू क्या होता है? 1/2 LI स्क्वायर, ठीक है? उससे एल निकल जाएगा, ठीक है? आई की वैल्यू कितनी है? 9। तो पहले यहाँ पे मैं एनर्जी का यूज करके एल का फॉर्मूला बना लूंगा, 2u/I², 2 × 648/9 × 9 डिवाइड कर लो यार। एल कितना आ जाएगा? सॉल्व करो, ये सॉल्व डिवाइड हो रहा है, डायरेक्टली डिवाइड हो रहा है बड़े भाई, खुद से करके देखो, आंसर आ जाएगा। ठीक, जब आप सॉल्व करेंगे कि बहुत सिंपल है, ये आ जाएगा 16 हेनरी। क्या आ जाएगा? 16। उठा के जब यहाँ पुट कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। 0.45 को हटा के लिख दो 45 और न्यूमरेटर में ले आओ 100, सॉल्व कर लो, ठीक है? सौ 20 को आ रहा है ना? इतना सिंपल तो था, यहाँ से डायरेक्टली 9 5 जा हो रहा था, फिर भी मैंने 3 से किया ताकि समझ में आ जाए, ठीक है? डायरेक्ट हो जाएगा वैसे तो, लेकिन क्या करना है बेटा, आप लोगों को समझना है ना, हमको थोड़ा ना समझना है, हमें थोड़ा ना करना है पेपर भाई, तुम्हें करना है ना। तुम्हारे लिए जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल करे, अगर ना हो पाए तो वो भी कर दें, अभी आपके सामने हो गया, कर लोगे ना बेटा? टेबल तो आता है, पहाड़ा पढ़ लोगे ना? पहाड़ा पढ़ेंगे, है ना? कैलकुलेट द करंट विच गिवन बाय बैटरी फॉर द फॉलोइंग सर्किट। अब यहाँ सीरीज पैरेलल पढ़ा के आ रहे हैं, अभी जस्ट कर लोगे फटाफट।
जस्ट आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द की, जैसे ही बंद करेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, देखो सिखा दे रहे हैं, 1 सेकंड में देखो क्वेश्चन कैसे करते हैं। जैसे ही इसको आप क्लोज करेंगे, क्या बोला गया है, क्लोज करेंगे तो ये वाला पार्ट तो है ही नहीं। रीजन क्या है, ये अपोज करेगा। मैंने फिगर बना के दिखाया था कि ओपन सर्किट हो जाएगा, उस समय तो सिर्फ यही एक लूप है। इसको तो ये देखो दोनों सीरीज में हो गए, 3 + 2 5, फटाक से निकाल लो करंट। ठीक है, ठीक है, कितना आ गया, 2 एम्पियर। अरे 10 वोल्ट सप्लाई कर रहे हो, V/I R होता है ना, V/R कर दोगे तो I मिल जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया, आफ्टर जस्ट आफ्टर क्लोजिंग के केस में सर जस्ट ये लिख लो, इन केस 1 at t = 0 when key is closed, ठीक है, inductor will act as open circuit, inductor will be open circuit, so the dissolved circuit, ये आपके लिख रहा हूँ, अपने लिए लिख रहा हूँ, आपको याद नहीं रहता, तो will be कैसे दिखेगी, सर्किट फिर से बनाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 10 वोल्ट, ठीक बच्चे, और यहाँ क्या जाएगा 2 ओम, और यहाँ क्या आ जाएगा 3 ओम, और ये इस तरीके से। और यहाँ मैं जानबूझ के एक ओपन ब्रांच छोड़ दूंगा ताकि याद रहे तुमको कि क्वेश्चन कैसे हुआ था। समझ में आ रहा है, तो करंट उधर नहीं जाएगी, करंट हमेशा इधर फ्लो करेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, I will be equal to, बताओ, V/R सीरीज, ताकि आपको याद रहे 10/5 दैट इज 2 एम्पियर। ठीक है, V वाला करो, सम टाइम आफ्टर क्लोजिंग द की। अब क्या हो जाएगा, दोनों सर्किट प्ले में आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, दोनों सर्किट प्ले में आ जाएंगे। ठीक, तो कुछ समय बाद क्या होगा, कुछ समय बाद होता क्या है आप मुझे सिखाएंगे। कुछ समय बाद सर पहले तो अपोजिशन होता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगा, ये जो इंडक्टर है एज अ वायर एक्ट करने लगेगा, क्योंकि आपने टाइम का कोई ड्यूरेशन नहीं दिया हुआ है मुझे। तो ऐसे केसेस में जब टाइम का ड्यूरेशन नहीं दिया, कोई हाफ टाइम में कुछ बोला होता तो बात होती, तो सर इसको एक काम करो, इसको एक ऐसे स्ट्रेट वायर बना लो। तो स्ट्रेट वायर बना लोगे तो आपने सिखाया था रिजोल्यूशन ऑफ सर्किट कैसे सिखाया था, पीछे शुरू करो। तो पीछे शुरू करेंगे सर, ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच पैरेलल है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, एक रेजिस्टेंस आएगा, फिर दोनों सीरीज में सॉल्व करके हम आराम से करंट निकाल सकते हैं। बिकॉज टाइम दिया है आफ्टर सम टाइम, तो हमने मान लिया इन्फिनिटी। क्या मान लिया, इन्फिनिटी। जब यहाँ पर t टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है तो L क्या हो जाता है, 0 की तरफ जाता है ना भाई। इंडक्टेंस मतलब अपोजिशन ऑफर्ड क्या हो जाएगा, 0, तो मतलब वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको शॉर्ट सर्किट बना के कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगेन I will be equal to, इसको I1 कर दो, इसको I2, क्या आ जाएगा, वोल्टेज अपॉन R टोटल। अब इसका आंसर निकाल लेना आप लोग, इसका आंसर आना चाहिए 2.5 एम्पीयर, ये इसका आंसर होगा। तो इसका मतलब आपको सर्किट खुद सॉल्व करनी पड़ेगी, आरनेट निकाल लोगे ना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलेंगे। एक और क्वेश्चन है, ये होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही है, कर लोगे तुम लोग। सर हो गया, ये वाला भी हो गया, नहीं उसके पहले वाला। अरे भैया वो तो हमने ही बता दिया, ये वाला करो। ठीक है, हमें झटका लग गया, हमने कहा इतना तेज है कि क्वेश्चन देखने से पहले आंसर आ गया। ये क्वेश्चन कर लेना, होमवर्क है। फिगर शोज एन इंडक्टर L और रेजिस्टर R कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, पैरेलल लिखा है, ठीक है, टू अ बैटरी थ्रू अ स्विच द रेजिस्टेंस, मतलब ये LR है। देखो ये देखो, ये क्या L और बल्ब मतलब रेजिस्टेंस, यहाँ पे तो दोनों रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, रेजिस्टर R इज सेम एज दैट ऑफ कॉइल दैट मेक्स L द आइडेंटिकल बल्ब R। बल्ब जानबूझ के दिया गया है ताकि आप इसके डायग्राम को देख के सोचें कि ये कॉइल है, जबकि आपको पता होना चाहिए बल्ब में क्या होता है, टंगस्टन वायर, जो कि रेजिस्टेंस होता है। तो बल्ब ये रजिस्टर है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे सॉल्व करोगे, विच ऑफ द टू बल्ब लाइट, आप अर्लियर कह रहे हैं दोनों में से पहले कौन जलेगा, तो सीधी सीधी बात है भैया, ये वाला पहले जल जाएगा। इतना बेकार क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि रजिस्टिव ब्रांच है तो क्यू ही जलना चाहिए पहले, और कोई तो जलेगा भी नहीं। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है, विल द बल्ब बी इक्वली ब्राइट आफ्टर सम टाइम। अब बताओ
वो डिपेंड करता है P और Q। अच्छा आइडेंटिकल तो बोला गया आफ्टर सम टाइम, यस बिकॉज वेन इंडक्टर विल बी एक्ट एज स्ट्रेट वायर। अपोजिशन जैसे खत्म हो जाएगा इसका इफेक्ट खत्म, ये स्ट्रेट वायर बन जाएगा, दोनों आइडेंटिकल है, करंट दोनों में बराबर बढ़ जाएगा, तो जितना करंट इसको मिल रहा है उतना करंट इसको। तो आंसर यस। ये तो बेकार क्वेश्चन था यार। ठीक है, हो गया यही। होमवर्क क्या दें? एक ये क्वेश्चन होमवर्क ले लो। अरे अभी है यार, काहे टेंशन ले लो, ये भी हो जाएगा। क्या है, 3 इंडक्टेंस आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, फाइंड द इक्विवेलेंट। आपको टोटल इक्विवेलेंट इंडक्टर निकालना है। ठीक है, तो सीरीज पहले सॉल्व कर लेना, ये आपका होमवर्क है। जाइए, खुश रहिए। ठीक है।